हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स बाय गोपाल देव में। अब आगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कंप्लीट करते हुए अब इस भाग में हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर पढ़ेंगे निरक्षीय अक्ष पर क्या होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब, पहले आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, विद्युत द्विध्रुव। जैसे इनको विद्युत द्विध्रुव, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है, और इनको आगे 0 डिग्री पर कोई बिंदु रखेंगे, उसको क्या बोलेंगे? अक्षीय स्थिति। यानी अक्षीय स्थिति पर विद्युत द्विध्रुव। इनको समझने से पहले इसमें मुख्य रूप से फिजिक्स में यही होता है कि आप अच्छे से डायग्राम बना रहे हो, इनका मतलब आपकी जो कैलकुलेशन है वो भी अच्छे से होगी। यदि आप डायग्राम सही तरीके से बनाओगे तो फिर सब कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले यहां पे विद्युत द्विध्रुव के कारण बात हो रही है, तो विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेंगे तो एक साइड में लिखेंगे प्लस क्यू ए बिंदु पर, और दूसरी साइड में लिखेंगे माइनस क्यू यानी बी बिंदु पर। और इनका जो सेंटर होगा वो सेंटर होगा ओ, ये डिस्टेंस होगी ए, यही डिस्टेंस होगी ए। ये किसका निर्माण हो गया? विद्युत द्विध्रुव का निर्माण हो गया। अब इनके अक्षीय स्थिति पर बात कर रहे हैं, तो इनसे आर दूरी पर, इनसे आर दूरी पर यहां पे कोई बिंदु है, ये डिस्टेंस आर होगी, और आर दूरी पर यहां पे कोई बिंदु पी होगा। इस बिंदु पी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। यह अक्षीय स्थिति पर होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, तो इनसे आगे कोई बिंदु होगा या इस साइड में कोई बिंदु होगा, उस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इस बिंदु पर हमें ई वेक्टर की गणना करनी है, और यह विद्युत द्विध्रुव के साथ में 0 डिग्री का कोण बना रहा है। अब हम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे, तो उनके लिए माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी और प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी वो लिखना पड़ेगा। इसमें डायरेक्शन शो करनी पड़ेगी। तो यहां पे माइनस क्यू है, तो माइनस से विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो होती है अंदर की ओर, यानी इस बिंदु से विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? अंदर की ओर होगी। और उसको आप क्या मान लेते हैं? उसको मान लेते हैं E1 वेक्टर। अब यहां पे प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी ना, वो होगी इस बिंदु की ओर, यानी बाहर की ओर। क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा होगा कि एकल धनावेश हैं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? अनंत की ओर होगी, यानी आवेश से दूर होगी। और माइनस क्यू है तो आवेश की ओर होगी। तो यहां पे बिंदु आप कौन सा दोगे? ये बिंदु होगा, वो होगा E2 है, वो है प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। ये बातें हो गई प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशाएं। अब यहां पे ए बिंदु पी बिंदु से कितनी डिस्टेंस पर है वो डिस्टेंस लिखेंगे, और बी बिंदु है वो पी बिंदु से कितनी दूरी पर हैं वो दोनों दूरियां लिखेंगे, और फिर हम इनकी गणितीय विश्लेषण स्टार्ट करेंगे। अब यहां पे एपी दूरी है, वो दूरी है ए से ओ तक या O से A तक प्लस O से P तक। O से A तक है वो है A, और प्लस O से P तक वो डिस्टेंस है वो है R। तो टोटली हमें AP प्राप्त हुआ, वो प्राप्त हुआ A प्लस R। अब हम B से P तक की डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? R में से A को कैंसिल आउट करेंगे, यानी BP इजिकल टू क्या होगा? वो होगा OP माइनस OB, यानी R में से A को कैंसिल करना है।
तो वो हो जाएगी बीपी डिस्टेंस। ये दोनों दूरियां ज्ञात हो गई, इनकी भी यहां पे जरूरत पड़ेगी। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, फिर परिणामी विद्युत क्षेत्र में इनका दोनों की वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेशन करते ही हमें फाइनली अक्षीय स्थिति पर यानी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना होगी या फिर इसका मान प्राप्त होगा। चलो करते हैं स्टार्ट कि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पहले से ही बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की थी। वो क्या था फॉर्मूला, E इजिकल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। अब यहीं पे फॉर्मूला ये रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखो प्लस क्यू आवेश के कारण है, हमने विद्युत क्षेत्र क्या माना E2 मान लिया, तो E2 वेक्टर इजिकल टू क्या होगा के क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या होगी ए बिंदु से या पॉजिटिव चार्ज से, तो वो होगी एपी, तो एपी का स्क्वायर। E2 वेक्टर इजिकल टू के क्यू अपॉन एपी कितनी डिस्टेंस हमने पहले से ही फाइंड कर रखी है, तो ए प्लस आर या आर प्लस ए का स्क्वायर। यह हमें इक्वेशन फर्स्ट प्राप्त हो गई। ये इक्वेशन फर्स्ट प्राप्त हो गई हमें। अब इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण यानी माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी वो फाइंड करेंगे। माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो माइनस क्यू आवेश के कारण होगा वो होगा E1 वेक्टर इजिकल टू के क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या होगी बीपी डिस्टेंस होगी, तो ये बीपी का स्क्वायर। तो E1 इजिकल टू के क्यू अपॉन बीपी हमने पहले से ही डिस्टेंस ज्ञात कर रखी है, वो R माइनस ए है, तो ये हो जाएगी R माइनस ए का स्क्वायर। अब इनको इक्वेशन नंबर देते हैं सेकंड। ये इक्वेशन सेकंड प्राप्त हो गई। अब हमें बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि जो बिंदु P के नजदीक चार्ज हैं, जो बिंदु P के नजदीक चार्ज हैं उसका इफेक्ट ज्यादा होगा यानी उसका प्रभाव ज्यादा होगा, तो ज्यादा में से दूर है प्लस क्यू आवेश यानी उसकी तीव्रता कम है, उनको कैंसिल आउट करेंगे तो हमें टोटल परिणामी तीव्रता प्राप्त होगी। यानी परिणामी तीव्रता E वेक्टर इजिकल टू ज्यादा किसकी है, ज्यादा माइनस क्यू आवेश की है, और वो कितनी थी E1, यानी E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर, और इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं थर्ड। फर्स्ट और सेकंड जो समीकरण है उनका मान किस में रखना है, थर्ड में, और उसकी कैलकुलेशन करते ही हमें फाइनली बिंदु P पर यानी अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त होगा। चलो रखते हैं इसमें वैल्यू। समीकरण 1 व 2 का मान
समीकरण 3 में रखने पर अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन ई वन की वैल्यू देखो ये है आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये हमें प्राप्त हो गई परिणामी तीव्रता। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो फाइनली हमें टोटल लास्ट वैल्यू प्राप्त होगी। ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू, इसमें कॉमन आ रहा है, यहां पे हो गया 1 अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। अब इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो इनका वज्र गुणनखंड करके या इनका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है। के क्यू यहां पे ऐसे गुणा करना, इनका इनसे गुणा, इनका इनसे गुणा करना, फिर हर में दोनों संख्या है इसका गुणा करना है, यानी आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर और अपॉन में होगा आर माइनस ए का स्क्वायर आर प्लस ए का स्क्वायर। अब उनके बाद में इनका सॉल्यूशन करेंगे, के क्यू इनका स्क्वायर को लेंगे तो इसमें यहां पे दो इक्वेशनें लग रही हैं, वो हैं सरल समीकरण ए प्लस बी का होल स्क्वायर और एक इक्वेशन है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें गुणनखंड रूप में भी लग रहा है ए माइनस बी और ए प्लस बी, इस रूप में भी है, देखो ये अपॉन होगा ना आर माइनस ए आर प्लस ए, तो इस रूप में भी होगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और इनका होगा जो गुणनखंड रूप में है वो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर खोलें, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस इनका स्क्वायर होगा वो होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar और अपॉन में इन दोनों को साथ में लिखेंगे क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर हैं, तो ये इक्वेशन आप लगा सकते हैं। तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो ये लग गया और इन दोनों में इक्वेशन लग गई ये वाली, तो ये बन गया यानी के क्यू। अब ये वाले इसमें कैंसिल आउट होंगे, उसको कैंसिल आउट करेंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस ये माइनस का अंदर गुणा होगा तो इन सब के चिन्ह चेंज होंगे, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar और अपॉन में एज इट इज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब हमें जो प्राप्त हुआ वो है के क्यू 2ar टोटल हो गया 4ar और अपॉन में है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। अब यहां पे जो हमारा टॉपिक था विद्युत द्विध्रुव के कारण, यानी इसमें विद्युत द्विध्रुव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो विद्युत द्विध्रुव की आपने परिभाषा भी पढ़ा होगा, P बराबर 2aq, यानी किसी एक आवेश का परिमाण और उन आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ये इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखो इनको यहां पे 4 के दो टुकड़े कर सकते हैं, तो 2k तो है ही ये वाला और इनको लिखेंगे 2aq और r बार लिख लो और अपॉन में एज इट इज। अब इनको आप क्या लिख सकते हैं, देखो इनको आप p लिख सकते हैं, ये तो ये बन जाएगा 2kpr,
अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। अब ये हो गया इसका फॉर्मूला, लेकिन इनको आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो क्या होगा देखो, इसमें हमें जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ वो हुआ ई वेक्टर इजिकल टू 2kp r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये बात कर रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत छोटा होगा ना, उस कंडीशन पर क्या होगा। बहुत छोटा का मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज यदि बहुत कम दूरी पर हैं, यदि बहुत कम दूरी पर है, यानी ये डिस्टेंस क्या मान लेते हैं 2a, बहुत कम दूरी पर है, यानी छोटे विद्युत द्विध्रुवों के लिए ये बात हो रही है, छोटे विद्युत द्विध्रुवों के लिए। छोटे हैं इस कंडीशन में जो आप बिंदु P लोगे ना, यहां पे बिंदु P अक्षीय स्थिति पर, तो ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी किसकी तुलना में, इस A की तुलना में। यानी छोटे विद्युत द्विध्रुवों के लिए जो R है ना वो मैक्सिमम होता है A से, यानी A को आप बहुत सूक्ष्म या नगण्य मान सकते हैं। यानी A बराबर आप इसमें लगभग 0 ले सकते हैं। 0 रखेंगे तो E वेक्टर इजिकल टू क्या प्राप्त होगा, 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, यानी 2kpr अपॉन r की पावर 4, क्योंकि ये 0 हो गया, r का स्क्वायर और स्क्वायर, यानी यदि कोई भी संख्या के ऊपर घात हैं और उनके ऊपर भी घात हैं तो यहां पे घातों का क्या होगा, गुणा होगा। घात के ऊपर घात है, घातों का क्या होगा, गुणा। यहां पे r की पावर 4 हो गई, एक r से एक कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर 1 है। तो फाइनली हमें प्राप्त हुआ, वो प्राप्त हुआ ई वेक्टर इजिकल टू 2kp अपॉन आर क्यूब, 2kp अपॉन आर क्यूब। यह अक्षीय स्थिति पर हमें क्या प्राप्त हुआ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति पर। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो और आगे क्या लिख सकते हैं, अगर इसमें बड़े द्विध्रुव हैं उसके लिए यही फॉर्मूला कार्य करेगा। यदि छोटे विद्युत द्विध्रुव हैं उस कंडीशन में ए को आप नगण्य मानोगे, उस कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला कार्य करेगा। अब इनका थोड़ा और एनालिसिस करते हैं आगे कि क्या है इसमें। इनको सदिश रूप में लिखेंगे तो और लिख सकते हैं कि ई वेक्टर बराबर में क्या होगा, 2kp अपॉन आर क्यूब और डॉट में आर कैप। ये हो गया सदिश रूप, ये इसका क्या हो गया, सदिश रूप। अब इसमें आप देख सकते हैं कि आर और ई एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, तो यहां पे ई और आर में यदि वक्र बनाएंगे यदि ई और आर में वक्र बनाएंगे तो वो वक्र बनेगा व्युत्क्रमानुपाती का। कैसे बनेगा, व्युत्क्रमानुपाती का बनेगा। ये तो होगा ई और ये होगा आर। ई और आर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, यानी ये वक्र होगा इनका व्युत्क्रमानुपाती का। तो इसमें हमें फाइनली अक्षीय स्थिति पर विद्युत द्विध्रुव के कारण जो तीव्रता प्राप्त हुई वो प्राप्त हुई 2kp अपॉन आर क्यूब, 2kp अपॉन आर क्यूब। अब हम समझेंगे कि निरक्षीय स्थिति पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उनका विश्लेषण करेंगे।
अब हम जो टॉपिक आगे बढ़ाएंगे वो होगा निरक्षीय स्थिति पर, यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। यानी निरक्षीय स्थिति क्या होता है, जैसे ये कोई विद्युत द्विध्रुव है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव चार्ज, इसका सेंटर O होगा, ये डिस्टेंस A और A हमने मान ली, इन दोनों के मध्य की दूरी 2a हो जाएगी। अब निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या हो गया, इस विद्युत द्विध्रुव के 90 डिग्री पर, यानी इसके केंद्र से 90 डिग्री पर कोई बिंदु है, उनको बोलेंगे निरक्षीय स्थिति, इक्विपोटेंशियल पोजीशन। अब यहां पे निरक्षीय स्थिति के लिए सबसे पहले आप डायग्राम को अच्छे से समझना है और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उनको घटकों में कैसे विभाजित करते हैं उनको अच्छे से समझना पड़ेगा। एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव के कारण बात की जा रही है, इसका मतलब सबसे पहले आप विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करो, यानी यहां पे पॉजिटिव चार्ज और यहां पे नेगेटिव चार्ज, ये बिंदु मान लो A, ये बिंदु B और ये इसका हो जाएगा सेंटर O, ये डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस A। बहुत सिंपल क्या बन गया, विद्युत द्विध्रुव बन गया। अब यहां पे निरक्षीय स्थिति की बात की जा रही है, तो निरक्षीय स्थिति में क्या होगा, निरक्षीय स्थिति में इस बिंदु से 90 डिग्री पर होगा, यानी इस बिंदु से 90 डिग्री पर कौन सा बिंदु होगा या कितना कोण बनाएगा, यहां पे बिंदु हम ले लेते हैं कि P बिंदु है, यहां पे इस बिंदु P पर ये विद्युत द्विध्रुव के साथ में कोण कितना बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब यहां पे बिंदु ले लिया हमने और अब यहां से बिंदु P को A से मिलाओ फिर B से मिला लो, इसको थोड़ा आगे बढ़ाना है, क्यों, क्योंकि प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होगी, बाहर की ओर, यानी आवेश से अनंत की ओर होगी। तो बाहर की ओर बढ़ा लिया और इसको यहां पे इनकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, उसको आप यहां पे दे देंगे E प्लस क्यू। क्या दे देंगे, E प्लस क्यू, यानी प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जो नेगेटिव चार्ज होगा उनके लिए क्या होगा, नेगेटिव चार्ज के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो होगी आवेश की ओर। किस तरफ होगी, आवेश की ओर होगी, यानी ये दिशा होगी आवेश की ओर। और इसको हम यहां पे मान लेते हैं E माइनस क्यू। एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है और पूरा का पूरा ध्यान यहां पे होना चाहिए। तो ये हो गया माइनस क्यू आवेश के कारण। अब यहां पे ये मान लेते हैं कि विद्युत द्विध्रुव हैं, ऐसे रखा हुआ है, लेकिन ये कोण बना रहा है, वो ये कोण बना रहा है, वो थीटा कोण बना रहा है, ये थीटा कोण बना रहा है। बिंदु P
आवेश के साथ में थीटा कोण बना रहा है। अब इसमें आगे समझेंगे कि ये डिस्टेंस आपको पता है ओ से पी के मध्य की दूरी क्या होती है, ये होती है आर। अब इसमें ये आधार है और ये लंब है, तो यहां पे पाइथागोरस प्रमेय से आप एपी और बीपी डिस्टेंस भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इनको समझने से पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो घटकों में विभाजित होगी। एक क्षैतिज घटक होगा, एक ऊर्ध्वाधर घटक होगा। उस घटकों को समझ लेंगे सबसे पहले। तो चलो, प्लस क्यू आवेश के हैं, उनके कारण क्या घटक होंगे। यहां पे एंगल थीटा है, तो आप एकांतर कोण यानी जेड की आकृति भी यहां पे बना सकते हैं। यदि ये कोण थीटा है तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा कोण होगा। अब यहां पे आपने अच्छे से पढ़ा होगा पहले भी कि यदि यहां पे ए है और यहां पे कोण बना हुआ है थीटा कोण, तो ये वाला घटक होगा वो क्षैतिज घटक होगा ए कॉस थीटा, और ये घटक क्या होगा ए साइन थीटा, यानी ये होगा क्षैतिज घटक। कौन सा घटक, क्षैतिज घटक। और ये वाला घटक होगा वो होगा ऊर्ध्वाधर घटक। इसी प्रकार यहां पे ए के घटक प्राप्त हो रहे थे, इसमें हमें जो माइनस क्यू आवेश है उसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के घटक प्राप्त होंगे यहां पे इनके ई माइनस क्यू के। तो यहां पे घटक होगा वो घटक होगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा, क्योंकि यहां पे ये एंगल बन रहा है, उसका ऑपोजिट 90 डिग्री पर होगा, तो इस रेखा पर होगा वो होगा ई माइनस क्यू साइन थीटा। ये बन गए माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के घटक। अब हम प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के घटक भी यहां पे ज्ञात करेंगे। तो वो घटक ज्ञात करने के लिए ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा कोण होगा। तो यहां पे इनके घटक कैसे ज्ञात होंगे, क्योंकि यहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E प्लस क्यू यहां पे है ये, और ये कोण बना रहा है, तो इसका 90 डिग्री वाला कौन सा होगा वो यहां पे बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो ये वाला 90 डिग्री पर बनेगा, यानी यदि इसी के ऊपर ये होगा E प्लस क्यू कॉस थीटा, तो इनको ऑपोजिट 90 डिग्री पर होगा ना, यहां से 90 डिग्री का ये कोण बन रहा है, तो इस बिंदु पर होगा वो होगा E प्लस क्यू साइन थीटा। यानी इतने में हमने क्या किया, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न हुई तीव्रताओं के घटकों को यहां पे लिखा है। अब ये होता है इसका डायग्राम कंप्लीट। इसमें और भी यहां पे ये कर्ण भी ज्ञात कर सकते हैं, ये वाला फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहां पे कर्ण की गणना करेंगे, तो इसमें त्रिभुज लेना पड़ेगा, वो त्रिभुज लेना पड़ेगा POB से, त्रिभुज ऑफ POB। और इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण स्क्वायर, क्योंकि 90 के सामने वाला कर्ण होगा और थीटा के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। तो कर्ण स्क्वायर यानी BP का स्क्वायर, आधार स्क्वायर यानी OB का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर, यानी BP का स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और हमें डिस्टेंस प्राप्त हुई वो BP इजिकल टू क्या प्राप्त हुई, रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर।
अब यहां से भी देख सकते हैं, क्योंकि बिंदु बी से पी की डिस्टेंस और बिंदु ए से पी की डिस्टेंस इक्वल हैं, और इक्वल है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी, इक्वल होगी। यानी इनको आप ये भी लिख सकते हैं, या में एपी बराबर, और वो भी होगी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसमें आपको कॉन्सेप्ट लिखना क्या है वो पहले समझ लेते हैं कि इसमें आपको क्या क्या लिखना है। इसमें लिखेंगे कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश के कारण जो E प्लस क्यू साइन थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा है ना, वो विपरीत दिशा में है, तो वो परस्पर घटक निरस्त हो जाएंगे। आपको थोड़ी सी यहां पे थ्योरी लिखनी पड़ेगी। E प्लस क्यू साइन थीटा एवं E माइनस क्यू साइन थीटा परस्पर विपरीत हैं, जो निरस्त हो जाएंगे। साथ ही एक ही दिशा में, साथ ही एक ही दिशा में घटक, और वो घटक हैं, एक ही दिशा वाले घटक हैं, वो कॉस वाले घटक हैं। यानी E प्लस क्यू साइन कॉस थीटा और E माइनस क्यू कॉस थीटा जुड़कर परिणामी तीव्रता की गणना करेंगे, जुड़कर परिणामी तीव्रता की गणना करेंगे। यानी विपरीत घटक हैं वो निरस्त हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट, और एक ही दिशा में घटक हैं, ये वाले घटक जो परस्पर जुड़कर फाइनली हमें क्या तीव्रता प्राप्त होगी उनकी गणना करेंगे। अब यहां पे समझते हैं कि ये एक ही दिशा वाले घटक कैसे जुड़ेंगे। जो परिणामी तीव्रता होगी वो परिणामी तीव्रता वो होगी E बराबर E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा। यानी प्लस क्यू आवेश के कारण जो घटक था और माइनस क्यू आवेश के कारण जो घटक था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, वो घटक जुड़कर परिणामी तीव्रता का निर्माण करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ही दिशा में तो घटक जुड़ेंगे। अब इसकी वैल्यू रखने से पहले आप ये भी इसमें लिख सकते हैं कि इन दोनों की ये तीव्रताएं समान हैं। क्यों? इनका कारण भी आपको यहां पे लिखवा रहे हैं, देखो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो क्या होती है बिंदु आवेश के कारण, तो वो हो जाएगी E प्लस क्यू इजिकल टू क्या होगा के क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या थी उसमें, आप देख सकते हैं यहां से जो डिस्टेंस थी यो प्लस क्यू आवेश के कारण ये वाली डिस्टेंस थी, यानी एपी, और वो डिस्टेंस हमने ज्ञात की थी ये वाली रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यानी ये आप डिस्टेंस लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों आवेश बिंदु P से समान दूरी पर हैं, तो दोनों की तीव्रताएं क्या होगी, समान होगी। और यहां पे आप लिखेंगे डिस्टेंस थी वो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, उनका होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो E प्लस क्यू इजिकल टू क्या होगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
इनको आप इक्वेशन दे दो फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट प्राप्त हो गई हमें। इसी प्रकार यदि आप लिखोगे इक्वेशन सेकंड के लिए यानी माइनस क्यू आवेश के लिए, तो वो भी यही प्राप्त होगी, यानी ई माइनस क्यू इजिकल टू क्या होगा, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इनको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर दूरी पर आवेश हैं, तो दोनों की तीव्रताएं भी क्या होगी, समान होगी। समान होगी तो आप यहां से देख सकते हैं जो हमें परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है उसको, तो इनको आप ये लिख सकते हैं कि E इजिकल टू 2E प्लस क्यू, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो इनको आप या तो माइनस का 2 यहां पे क्यू लिख लो या फिर प्लस का लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। इसमें आपको एक तो E प्लस क्यू की वैल्यू रखना है जो इक्वेशन फर्स्ट से, और या सेकंड से लिखो तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेम है वैल्यू, और एक कॉस थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी यहां पे। तो यहां पे इनको आप क्या दोगे, इक्वेशन नंबर, इनको इक्वेशन आप दे दोगे थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड दे देते हैं इसको। अब इनको समझने से पहले और थोड़ा बैक जाएंगे और उनको समझेंगे कि यहां पे कॉस थीटा की वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे। सही ये त्रिभुज ले लो, सही ये त्रिभुज ले लो, कॉस थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। तो कॉस थीटा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए कॉस का जो रेशियो होता है ना, वो होता है आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण, यानी आधार यहां पे है ए और कर्ण कितना होगा, यह होगा कर्ण, यानी रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी ए अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यह हमें किसका मान प्राप्त हो गया, कॉस थीटा का मान प्राप्त हो गया। अब कॉस थीटा और इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू किस में रखोगे, थर्ड में रखोगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, फाइनली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी निरक्षीय बिंदु पर, यानी यहां पे E इजिकल टू क्या होगा 2 और E प्लस क्यू की वैल्यू क्या है, ये वाली के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, एक एक कॉन्सेप्ट को यहां पे समझना पड़ेगा आपको आगे। और यहां पे कॉस थीटा की वैल्यू है वो प्राप्त हुई ए अपॉन रूट के अंदर अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रखेंगे, तो E वेक्टर इजिकल टू प्राप्त होगा, वो होगा 2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू है ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसमें E वेक्टर बराबर इसको P में कन्वर्ट करना है। हमें पता है P इजिकल टू क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वो होता है 2AQ। तो यहां पे लिख सकते हैं कि 2AQ, यानी 2A को साथ में रखेंगे और Q को इसके गुणनफल में रखेंगे, और अपॉन में क्या हो जाएगी, इसकी पावर 1 है और ये हाफ है, तो 1 प्लस हाफ, यानी कितना होगा 3/2 पावर हो जाएगी इसकी। तो ये ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर होगी, वो होगी 3/2। इनको आप क्यू पी लिख सकते हैं। तो ई वेक्टर इजिकल टू क्या प्राप्त होगा, के पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, उनकी पावर 3/2। ये हमें प्राप्त हो गया निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना, यानी मान प्राप्त हुआ।
अब इसमें भी छोटे विद्युत द्विध्रुवों के लिए, छोटे विद्युत द्विध्रुव के लिए जो R होगा वो होगा ग्रेटर देन A, यानी A से बहुत अधिक होगा। तो A को आप यहां पे नगण्य मान सकते हैं, यानी यहां पे आप 0 रखोगे A की जगह तो हमें E बराबर प्राप्त होगा KP अपॉन 0 का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और उनकी पावर 3/2, यानी KP अपॉन R स्क्वायर उनकी पावर 3/2। घात के ऊपर एक घातों का गुणा होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से 2, और फाइनली हमें वैल्यू प्राप्त हुई, वो प्राप्त हुई KP अपॉन R3। ये हो गया E वेक्टर का मान निरक्षीय बिंदु पर। निरक्षीय बिंदु पर मान प्राप्त हुआ, वो प्राप्त हुआ KP अपॉन R3। अक्षीय स्थिति पर प्राप्त हुआ था वो 2 KP अपॉन R3 प्राप्त हुआ था। यानी अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 2 गुनी होती है, यानी इनका अनुपात भी लिखेंगे। पहले इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, यानी सदिश रूप। तो इनका सदिश रूप है वो है E वेक्टर इजिकल टू KP अपॉन R³ डॉट R कैप। ये हो गया इसका सदिश रूप। इसमें भी यदि E और R में यदि आप ग्राफ खींचोगे तो वही व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ प्राप्त होगा। अब इसमें आगे छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझते हैं। वो कॉन्सेप्ट है कि अक्षीय स्थिति पर और निरक्षीय स्थिति पर तीव्रताओं का रेशियो क्या होता है, यानी अनुपात क्या होता है। यानी हमने पहले ही पढ़ा है कि E अक्षीय बराबर होगा 2 KP अपॉन R³। इन्हीं को निरक्षीय में कन्वर्ट करेंगे तो यहां से आप इनको क्या लिख सकते हैं, इनको आप लिख सकते हैं E निरक्षीय, यानी E अक्षीय, यानी अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर 2 गुणा निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2 गुना होता है। जब इनका यहां पे भाग देंगे तो हमें E अक्षीय और अपॉन में E निरक्षीय का मान जो रेशियो प्राप्त होगा वो होगा 2/1, यानी 2:1। ये इसका रेशियो प्राप्त हो गया।